पाठ 6 परिवर्तन। पाठ प्रवेश। आजकल परिवारों में तेरे मेरे की भावना घर कर गई है, जिससे घर में बड़े बुजुर्गों को समुचित सम्मान नहीं मिल पाता। बड़े उनको अपनी स्वतंत्रता में बाधक लगते हैं। वे जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते। कुछ बुजुर्ग टोकते भी नहीं तो भी स्थिति अनचाही सी रहती है। इस कहानी में भी एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने परिवार के साथ रहने की बजाय अकेला रहना उचित समझा। मैं सोच रहा था कि शनिवार इतवार को जाकर बाबूजी को ले आता। प्रसाद जी ने झिझकते हुए कहा। ओह नो! बच्चों ने कोरस में कहा तो माँ ने उन्हें आंखों से डपट दिया और बोली, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, उन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। इतने दिन वे बेटी के यहाँ कभी रहे हैं? फिर बोले, बाबूजी तो पुराने जमाने के व्यक्ति हैं, उनके लिए ये बातें बहुत महत्व रखती हैं। अब इस उम्र में यह आशा करना कि वे अपनी सोच बदल लेंगे बेकार है। बच्चों ने फिर बहस नहीं की, चुपचाप खाकर उठ गए। पत्नी ने मेज पर बिखरे सामानों को समेटते हुए पूछा, सुनिए, क्या इसी हफ्ते जाना बहुत जरूरी है? वे प्रश्नार्थक नजरों से पत्नी को देखते रहे। नहीं, मैं सोच रही थी बच्चे थोड़ा आराम कर लेते, अभी अभी तो बेचारे मुक्त हुए हैं। बच्चों को आराम करने के लिए कौन मना कर रहा है? आप समझते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो थोड़ा बंधन तो हो ही जाता है। बच्चों के हंसने बोलने पर, खाने पीने पर बंदिश लग ही जाती है। तो तुम चाहती हो बाबूजी को वहीं रहने दूं? उनका स्वर थोड़ा कड़ा हो गया। पत्नी ने नरमी से कहा, नहीं, मेरा मतलब था 8-10 दिन और सही। प्रसाद जी को वितृष्णा और खींच हो आई। अपने आप को वे पहली बार इतना असहाय अनुभव कर रहे थे। कितनी हसरत से, कितनी उमंग से वे बाबूजी को यहाँ लाए थे। यूं तो माँ की मृत्यु के बाद ही उन्हें लाने का मन था, पर साल भर तक बाबूजी वहाँ से हिलने के लिए राजी नहीं हुए। प्रसाद ही दौड़ दौड़ कर वहाँ जाते रहे, बाबूजी की खोज खबर लेते रहे। हर बार बाबूजी पहले से ज्यादा थके हुए, टूटे हुए नजर आए। यह स्वाभाविक भी था। फिर बाबूजी के मित्र भी कहने लगे, बेटा, अब अपने पिता को अपने पास ही रखो। बुढ़ापे का शरीर है, देखभाल की जरूरत पड़ती है। माँ की बरसी के बाद बाबूजी की एक नहीं सुनी गई। जिद करके वे लोग उन्हें अपने साथ भोपाल ले आए। बेटे के साथ साथ बहू और बच्चों ने भी बहुत मनुहार की थी, तभी वे राजी हुए थे। पर बहुत जल्दी ही एहसास होने लगा कि स्वागत का यह भाव धीरे धीरे तिरोहित होने लगा है। यूं तो बाबूजी बहुत शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनकी जरूरतें भी बहुत थोड़ी सी है। इधर उधर दखल अंदाजी करने की आदत भी नहीं है। फिर भी वे हाड़ मांस की जीव तो हैं। घर में उनकी उपस्थिति महसूस की ही जाती थी। सबसे बड़ी समस्या थी सोने की। इससे पहले बाबूजी जब भी आए, माँ साथ में होती थीं। वे दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे। 8-10 दिन की बात होती थी, कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाती थी। थोड़ी सी असुविधा भी तब नहीं अखरती थी। बच्चे छोटे थे तो दादा दादी के साथ खुशी से एडजस्ट हो जाते थे। बल्कि तब तो दोनों में होड़ लगा करती थी कि कौन किसके पास सोएगा। पर अब स्थितियां बदल गई थीं। बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों का अपना अपना कमरा था। तीसरा प्रसाद दंपत्ति का था। बाबूजी की व्यवस्था हॉल में की गई। 3 कमरों वाले घर में भी बाबूजी के लिए निरापद बस यही स्थान था। वे दीवान पर आराम से सो जाते थे, पर उनके साथ उनका पानी, दवाइयाँ, टोपी, मफलर, टॉर्च, जूते, चश्मा आदि सभी रखे रहते थे। सुबह नौकर के आने तक बाहर का कमरा बाहर वालों के बैठने योग्य नहीं रहता था। सबसे बड़ी समस्या थी टॉयलेट की। बुढ़ापे के कारण उन्हें रात में कई बार उठना पड़ता था, तो उन्हें पप्पू के कमरे का ही आश्रय लेना पड़ता था। फिर प्रसाद जी ने छोटी बहन को चुपचाप पत्र लिखा कि कुछ दिनों के लिए बाबूजी को ले जाए। बच्चों की परीक्षा के बाद वे खुद ही उन्हें ले जाएंगे। वे हर 10-15 दिन बाद फोन करके बाबूजी की कुशल क्षेम पूछ लेते थे।
पर उन्होंने बाबूजी से बात कभी नहीं की। उन्हें डर लगा रहता कि कहीं उन्होंने आने की जिद पकड़ ली तो वे मना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फोन किया तो माया के पति सुरेश ने उठाया था। कुशल क्षेम के बाद प्रसाद जी ने कहा, मैं अगले रविवार को आ रहा हूँ, बाबूजी से कहिए तैयार रहें। भाई साहब, आपको माया ने बताया नहीं क्या? बाबूजी तो कब के चले गए। चले गए? कहाँ? अपने घर जौरा। मैं खुद ही तो छोड़ आया था। हाँ, शायद बाबूजी ने मना किया था, इसीलिए माया ने आपको बताया नहीं होगा। वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। आप ज्यादा परेशान न हो भाई साहब, ये पुराने लोग हैं ना, दूसरी जगह एडजस्ट नहीं हो पाते, उन्हें अपना घर ही अच्छा लगता है। उलाहनों के उत्तर में माया ने कहा, भाई साहब, आप कुछ मेरी मजबूरी का भी तो अंदाजा लगाइए। मैंने बहुत मना किया, पर जब बिल्कुल ही जिद पर आ गए तो उन्हें असली बात बतानी ही पड़ी। क्या? यही कि बच्चों की परीक्षा होने तक आपको यहीं रहना है। तब तो शायद तुमने यह भी बता दिया होगा कि मैंने ही तुमसे कहा था कि उन्हें ले जाओ। भाई साहब, यह तो मैं कभी नहीं बताती, पर उन्होंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। उसके बाद तो वे पल भर भी यहाँ रुकने को राजी नहीं हुए। बोले कि ईश्वर की कृपा से अभी मेरा घर सलामत है, मुझे वहीं पहुँचा दो। फिर ये खुद जाकर छोड़ आए थे, जरूरी व्यवस्थाएं भी कराए थे। इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं। उन्होंने चुपचाप रिसीवर रख दिया और उस घड़ी को कोसते रहे जब उन्होंने बाबूजी को माया के साथ भेजा था। पूरे हफ्ते वे गुमसुम बने रहे। फिर एक शाम एक्सप्रेस से चल ही पड़े। मुंह अंधेरे मुरैना पहुँचे। वहीं से जो पहली बस मिली उससे जौरा के लिए चल पड़े। घर पहुंचकर देखा सामने वाले आंगन में चारपाइयां बिछी हुई है और बाबूजी की मित्र मंडली चर्चा में मशगूल है। उन्होंने जाते ही सबके पांव छुए, आशीर्वाद लिया। फिर वे सब उठ खड़े हुए। पंडित जी, अब आप बेटे की खातिर कीजिए, हम लोग चलते हैं। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं क्या कोई मेहमान हूँ? यह तो मेरा घर है, आप लोग इत्मीनान से बैठें। तभी किसना ने आकर उनके पैर छुए। कैसे हो किसना? बस बाबूजी की कृपा है, उसने गदगद भाव से कहा। बाबूजी की कृपा का बखान फिर कर लेना, पहले जाकर भैया के लिए कुछ नाश्ता लेकर आ। उन्होंने सोचा नाश्ता आने से पहले नहा लिया जाए। नहाने के बाद आंगन में बंधी रस्सी पर तौलिया फैलाते हुए उन्होंने देखा कि एक महिला ने उन्हें देखते ही लंबा सा घूंघट खींच लिया है। बाबूजी, आंगन में कौन है? किसना की बहू होगी, वे लोग अब यहीं रहने लगे हैं ना। मेरे लिए 2 रोटियां डाल देती है, चौका बासन झाड़ू बुहारी कर देती है, काम भी हो जाता है और साथ भी तुम लोगों को भी फिक्र नहीं रहेगी कि बाबूजी अकेले पड़े हैं। लेकिन आपको यहाँ अकेले रहने कौन देगा? मैं तो आपको ले जाने के लिए ही आया हूँ। मुझे लाने ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरी जब मर्जी होगी चला आऊंगा, पर जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं मुझे यहीं रहने दो। यहाँ मेरे दोस्त हैं, नाते रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस है। दरवाजे पर खड़ा भी हो जाता हूँ तो 10 लोग जय राम जी करते निकल जाते हैं। वहाँ तो समय काटे नहीं कटता। तुम सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हो। बाबूजी की बात एकदम सही थी। उसका कोई तर्क संगत उत्तर प्रसाद जी सोच ही रहे थे कि बाबूजी ने कहा, एक बात और है बेटा, तुम्हारी माँ तो नहीं रही, पर जब तक मैं हूँ तब तक तो लड़कियों का पीहर बना रहे। कभी उनका मन हुआ तो आने का एक घर तो हो। क्या वे लोग मेरे घर नहीं आ सकते? उन्होंने कहना चाहा, पर अपनी बात का खोखलापन खुद ही उनकी जबान पर ताला लगा गया। उन्हें याद आया कि जब जब बहनों को बुलाना चाहा, घर में समस्याओं का एक अंबार उठ खड़ा हुआ था। प्रसाद जी ने विषयांतर करते हुए कहा, बाबूजी, आपने इस छोकरे को जगह तो दे दी है, बाद में कहीं लफड़ा ना हो जाए। कैसा लफड़ा? बाद में अगर इसने जगह खाली करने से इनकार कर दिया तो? बाद में मतलब? प्रसाद जी शर्म से गड़ ही गए। अपनी व्यग्रता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे क्या कह रहे हैं।
लेकिन बाबूजी ने इसे बड़े सहज भाव से लिया। वे बोले, उसकी चिंता अभी से क्यों? बाद में तो किसी को यहाँ रहना नहीं है, मकान तो बेचना ही है। जो भी खरीदेगा वही किसना से भी निपट लेगा। अपनी शर्म से वे अब तक नहीं उबर पाए थे और बाबूजी ने जैसे स्पष्ट ही उस ओर संकेत कर दिया। इसलिए अपनी सफाई देते हुए प्रसाद जी बोले, बाबूजी, घर बेचने की बात तो मेरे मन में कभी उठी ही नहीं। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, अभी मेरे रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे लिए यह सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं है, मेरा मानसिक संबल है यह। पर मेरे पीछे तो इसे निकालना ही पड़ेगा। रखकर करोगे भी क्या? प्रस्ताव तो अभी से आ रहे हैं। भोपाल जाने से पहले तो इतनी अच्छी ऑफर आई थी कि क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से अपने को रोक पाया। यह तो कहो कि ईश्वर ने ही सद्बुद्धि दे दी थी, नहीं तो मेरी फजीहत ही थी। अंतिम बात कहते कहते बाबूजी का स्वर भर्रा गया था। इतनी देर से प्रसाद के मन में जो बात खदक रही थी, उसे कहने का भी यही मौका था। पर आप यहाँ क्यों आ गए? सीधे भोपाल आ जाना था ना? प्रसाद जी ने कहना चाहा, पर उनकी आवाज गले में फंस कर रह गई। फिर बाबूजी जैसे उनकी बात समझ गए, पेट थपथपाकर सांत्वना के स्वर में बोले, रात भर की जगे हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं एक चक्कर बाजार का लगा आता हूँ। कौन सी तरकारी खाओगे? लेखिका मालती जोशी।